वक्त के साथ युद्ध के मायने और तरीके बदल रहे हैं, इसलिए मालाबार 2024 एक्सरसाइज का आयोजन आजकल हिंद महासागर में चल रहा है। इन नौसैनिकों युद्धाभ्यास में हिंदुस्तान के साथ जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की नौसेनाएं अपना युद्ध कौशल और पराक्रम से परिचय करा रही हैं और आपसी तालमेल बढ़ा रही हैं। देखिए खास रिपोर्ट। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के समुद्र में आपसी सहयोग और तालमेल बढ़ाने के लिए मालाबार मैरीटाइम एक्सरसाइज 2024 का आयोजन हो रहा है। इस बार इस एक्सरसाइज की मेजबानी भारत कर रहा है और इसमें भारत के साथ जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की नौसेना शामिल है। ये एक्सरसाइज 9 अक्टूबर से शुरू हुआ है, जो 18 अक्टूबर तक चलेगा। इस अभ्यास का मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों को समझना और उनसे मिलकर निपटना है। मालाबार 2024 एक्सरसाइज की खासियत नौसेना के सीनियर अधिकारियों की भागीदारी है, जिसमें पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एडमिरल राजेश पेंढारकर, अमेरिकी पैसिफिक फ्लीट के कमांडर एडमिरल स्टीफन कोहलर, जापान के सेल्फ डिफेंस फ्लीट के कमांडर एडमिरल कात्सुशी ओमाची और ऑस्ट्रेलियाई फ्लीट के कमांडर एडमिरल क्रिस स्मिथ शामिल हैं। विशाखापट्टनम में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका की नौसेनाओं का बहुपक्षीय समुद्री युद्धाभ्यास का पोर्ट एक्टिविटी चरण खत्म हो गया है। इसका कोऑर्डिनेशन ईस्टर्न नेवी कमांड ने किया। इन एक्टिविटी में प्रमुख नेतृत्व भागीदारी, सब्जेक्ट मैटर एक्सपोर्ट एक्सचेंज, क्रॉस डेक दौर, खेल कार्यक्रम, योग और नौकायन शामिल है। इनके जरिए समुद्री सहयोग को बढ़ाना, सौहार्दपूर्ण माहौल बनाना और आपसी तालमेल को बढ़ावा देना है। समुद्र से लेकर मैदानों तक चारों देशों की नौसेनाओं की टीम वर्क और दोस्ती की भावना ने स्ट्रॉन्गर टुगेदर की थीम को साकार किया। इसके अलावा ड्राइवर ग्रुप के लिए एक शानदार डिनर का आयोजन भी किया गया, जिसमें भारतीय व्यंजनों को परोसा गया था। इससे नौसेनाओं के बीच कल्चरल कनेक्शन को मजबूत करने में सहायता मिली। मालाबार एक्सरसाइज की शुरुआत 1992 में सिर्फ भारत और अमेरिका के बीच एक छोटे से अभ्यास के रूप में शुरू हुई थी। 2015 में जापान मालाबार अभ्यास में शामिल हुआ, जिससे ये एक त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बन गया। 2020 में ऑस्ट्रेलियाई नौसेना मालाबार अभ्यास में शामिल हो गई थी, जिससे ये क्वाड्रिलैटरल नौसैनिक अभ्यास बन गया। इस बार के अभ्यास में मिसाइल विध्वंसक, पनडुब्बी, लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर जैसे हाईटेक हथियारों का प्रदर्शन किया गया। मालाबार अभ्यास हिंद महासागर के समुद्रों में ही होता है। पहला मालाबार अभ्यास 2007 में बंगाल की खाड़ी में हुआ था। मालाबार समुद्री अभ्यास का ये 28वां संस्करण है। चारों देशों की नौसेनाओं के कमांडरों ने सामान्य समुद्री चुनौतियों का समाधान करने और सहकारी ढांचा बनाने के लिए समझ, सहयोग और तालमेल बढ़ाने में पूर्वी मालाबार के महत्व को स्वीकार किया। यह अभ्यास बंदरगाह और समुद्र 2 चरणों में आयोजित हो रहा है। पहला चरण खत्म हो चुका है। पहले चरण में लाइव आर्म्स फायरिंग, मुश्किल सतह हवा और पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास और संयुक्त युद्धाभ्यास देखने को मिले। अब बारी समंदर में नौसेनाओं को शौर्य और पराक्रम दिखाने की है। 12 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास मालाबार 2024 के पहले चरण का समापन हुआ। अब दूसरे चरण की शुरुआत आज से होगी, जो 18 अक्टूबर तक जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और राष्ट्र रक्षा के संकल्प में बाद भारत कजाकिस्तान युद्धाभ्यास की उत्तराखंड के औली में 14 दिनों से चल रहा सैन्य अभ्यास रविवार को खत्म हो गया। काजिंद एक्सरसाइज 2024 के नाम से आयोजित किए गए इस युद्धाभ्यास के दौरान भारत और कजाकिस्तान के सैनिकों ने मिलकर जंग की तैयारियों को परखा, जांचा और अभ्यास को अंजाम दिया। भारत और कजाकिस्तान के बीच ये सालाना एक्सरसाइज बारी बारी से दोनों मुल्कों में की जाती है। पिछले साल ये एक्सरसाइज कजाकिस्तान में की गई थी। संयुक्त अभ्यास का मुख्य मकसद आतंकवाद की चुनौतियों का मजबूती से सामना करना और उसे परास्त करना है।
औली की पहाड़ियों पर 14 दिनों तक हिंद के रणबांकुरों ने पराक्रम का प्रदर्शन किया। कजाकिस्तान के सैनिकों के साथ मिलकर हिंद के जवानों ने जमीन से आसमान तक जाबाजी दिखाई। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास 2024 का 8वां संस्करण रविवार 13 अक्टूबर को उत्तराखंड के औली में आधुनिक विदेशी प्रशिक्षण नोट औली में संपन्न हो गया। दुश्मनों के खिलाफ अपनी तैयारियों को धार देने और कजाकिस्तान के साथ सैन्य सहयोग को और सशक्त बनाने के लिए भारत ने 30 सितंबर को काजिंद एक्सरसाइज शुरू की थी। पूरे 14 दिनों तक दोनों मुल्कों के सैनिकों ने एक दूसरे के साथ युद्धाभ्यास को अंजाम दिया। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में भारतीय दल की अगुवाई 5वीं बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट के 120 सैनिकों ने की, जिसमें भारतीय वायुसेना और सेना की दूसरी शाखाओं के सैनिक भी शामिल हुए, जबकि कजाकिस्तान की 60 सदस्यीय टुकड़ी की अगुवाई लैंड फोर्सेज, एयर डिफेंस और एयरबोर्न असॉल्ट ट्रूप्स के सैनिकों ने की। काजिंद 2024 का मुख्य मकसद संयुक्त राष्ट्र के अध्याय 7 के तहत आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए दोनों देशों की सैन्य क्षमताओं को सुदृढ़ करना था। इस दौरान सैकड़ों फीट की ऊंचाई से कॉम्बैट फ्री फॉल और विशेष हेलीबॉर्न ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। सेना के जवान हथियारों के साथ ग्राउंड फोर्स कमांडर के नियंत्रण में हेलीकॉप्टर से मैदान में उतरते हैं और दुश्मनों को संभलने का मौका दिए बिना ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। भारत और कजाकिस्तान के जवानों ने जंगल वॉरफेयर और सेमी अर्बन इलाकों में आतंकवाद से निपटने की रणनीति और कला कौशल का अभ्यास किया। हर तरह के हालात में अपने ऑपरेशन को अंजाम देने में माहिर जवानों ने ऐसे अभ्यास के जरिए अपनी तैयारियों की तस्दीक की। साथ ही ऑपरेशन में घायल साथियों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने का अभ्यास भी किया गया। आतंकियों के समर्थन में आने वाली भीड़ को कैसे सुनियोजित तरीके से नियंत्रित किया जाए, इसका भी अभ्यास किया गया। आतंकियों के खिलाफ अभियान में स्नाइपर गन की भी अहम भूमिका होती है। स्नाइपर गन के जरिए जवान आतंकियों को भनक लगे बिना कुछ किलोमीटर दूर से ही उनका सफाया कर देते हैं। स्नाइपर गन से निशाना लगाने में एक्यूरेसी काफी मायने रखती है। हवा की गति, हवा की दिशा भी गोली का रुख बदल सकती है, लिहाजा निशाना बिल्कुल सटीक लगे, इसके लिए टैक्टिकल ड्रिल का रिहर्सल किया गया। जंग के मैदान में हथियार ही आपका साथी होता है, इसलिए हर किस्म के हथियार चलाने में महारत हासिल होनी चाहिए। हर एक बुलेट की अहमियत होती है, हर शॉट मायने रखता है, हर एक लम्हा क्रिटिकल होता है। बैरल से ट्रिगर तक हर एक डिटेल अहम होता है। जिसने वेपन चलाने में महारत हासिल कर ली, मानो वो जंग के मैदान का गेम चेंजर बन गया। भारत और कजाकिस्तान के सैनिकों ने युद्धाभ्यास के दौरान हर तरह के हथियार चलाने की प्रैक्टिस की और एक दूसरे के साथ अपने अनुभवों को बांटा। दोनों मुल्कों के सैनिकों ने संयुक्त कमांड पोस्ट और खुफिया केंद्र की स्थापना की। फाइटर जेट्स की उड़ान के लिए हेलीपैड का रोल जंग में अहम होता है, लिहाजा दुश्मन के हमलों से इसकी सुरक्षा कैसे की जाए, ड्रोन और काउंटर ड्रोन तकनीकों का उपयोग कैसे किया जाए, इसकी भी प्रैक्टिस की गई। सैन्य ऑपरेशन के लिए जवानों का हर तरीके से फिट रहना जरूरी है, लिहाजा सैन्य अभ्यास के साथ साथ जवानों ने मार्शल आर्ट, योग और एक्सरसाइज के जरिए खुद को चुस्त दुरुस्त रखने की प्रैक्टिस भी की। वैसे भी क्लोज कॉम्बैट फाइटिंग में शारीरिक फिटनेस और मार्शल आर्ट में महारत होना काफी मायने रखता है। शारीरिक व्यायाम के साथ मन को एकाग्र रखने के लिए योग और ध्यान का अभ्यास भी किया गया। यानी इस संयुक्त प्रशिक्षण से भारत और कजाकिस्तान के सैनिकों ने शारीरिक फिटनेस, सामरिक प्रशिक्षण के साथ साथ एक दूसरे के साथ बेहतर तालमेल भी बनाया। भारत और कजाकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास का ये 8वां संस्करण है। दोनों मुल्कों के बीच युद्धाभ्यास का ये सिलसिला 2016 से चल रहा है। 2016 में प्रबल दोस्ती अभ्यास के रूप में इस सिलसिले की शुरुआत हुई थी। 2018 में दोनों देशों की सेनाओं के सालाना अभ्यास को काजिंद नाम दिया गया।
2023 में काजिंद 23 नाम से ये युद्धाभ्यास कजाकिस्तान में किया गया। भारत और कजाकिस्तान के बीच ये सालाना एक्सरसाइज बारी बारी से दोनों मुल्कों में की जाती है। संयुक्त अभ्यास का मकसद आतंकवाद के खतरों से निपटने के साथ साथ फौजी ऑपरेशन की प्लानिंग और उन्हें अंजाम देने के तौर तरीके सीखना और परखना है। साथ ही हथियारों की जानकारी और आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन में एक दूसरे के अनुभव को साझा करना भी है। जाहिर है, ऐसे संयुक्त अभ्यास से भारत और कजाकिस्तान के रिश्ते और रक्षा सहयोग मजबूत हुए और आगे भी मजबूत होते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं आस्था के सफर पर। अयोध्या में श्री राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर के निर्माण का काम तेज हो गया है। शिखर की पहली परत बनकर तैयार हो गई है। एक दिन पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने शिखर निर्माण की प्रगति दर्शाती तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की। देखिए खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें श्री राम मंदिर के शिखर निर्माण में पत्थरों की पहली परत का काम पूरा हो जाने की है। श्री राम ट्रस्ट ने मुख्य शिखर के निर्माण में पत्थरों की पहली परत का काम पूरा होने पर ये तस्वीरें जारी की हैं। इसे सोमपुरा आर्किटेक्ट्स ने डिजाइन किया है। दरअसल नागर शैली में बनने वाले मंदिर में शिखर निर्माण भी उसी शैली का यानी पिरामिड के आकार का होगा, जिसे सोमपुरा आर्किटेक्ट्स ने डिजाइन किया है, जो पहले ही ट्रस्ट ने फाइनल कर दिया था। पूरे मंदिर के शिखर तक की ऊंचाई 161 फीट है। शिखर के निर्माण में कम से कम 120 दिन का समय लगेगा। शिखर पर धर्म ध्वज भी होगा। राम मंदिर आने वालों को जल्द ही राम दरबार के भी दर्शन होंगे। अगले साल होली से पहले प्रथम तल पर राम दरबार की स्थापना हो जाएगी, क्योंकि ट्रस्ट की माने तो राम दरबार के डिजाइन का काम पूरा हो चुका है। राम दरबार संगमरमर का होगा। राम दरबार अपने पूर्ण रूप में होगा, जिसमें राम, सीता, तीनों भाई और हनुमान जी की मूर्ति होगी। हालांकि मंदिर के पूरे भवन के निर्माण का काम पूरा होने में तय समय से 2 महीने का समय ज्यादा लगेगा। मंदिर के परकोटे और सप्त मंडप का काम भी साथ में चल रहा है। मुख्य भवन के अलावा लैंडस्केपिंग का काम भी किया जा रहा है। ग्राउंड फ्लोर का निर्माण पूरा हो गया है। साथ ही प्रथम तल का निर्माण करीब 90% पूरा हो गया है। शिल्पी सेन, अयोध्या, गुड न्यूज़ टुडे। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा 2024 पर बड़ा अपडेट सामने आया है। चारों धाम यात्रा समापन की ओर है। चारों धाम के कपाट बंद होने की तारीख आ गई है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर को बंद होंगे और केदारनाथ के पट 3 नवंबर को बंद किए जाएंगे, जबकि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 2 और 3 नवंबर को बंद होंगे। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के 4 धाम का समापन अब करीब आ रहा है, क्योंकि शीतकाल के लिए चारों धामों के कपाट बंद करने की तारीखें घोषित हो चुकी हैं। इस बार चारों धाम जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या ने रिकॉर्ड बनाया है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन के लिए जुट रहे हैं। हालांकि भीड़ के चलते कई श्रद्धालुओं को आधे रास्ते लौटना पड़ा था। ऐसे में अगर वो चारों धाम के दर्शन करना चाहते हैं तो ये जान लें कि चारों धाम के कपाट जल्द बंद होने वाले हैं। इस कड़ी में बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर 2024 रात्रि 9:07 पर बंद होंगे। केदारनाथ धाम के कपाट 3 नवंबर सुबह 8:30 बजे बंद होंगे। गंगोत्री धाम के कपाट 2 नवंबर को अभिजीत मुहूर्त पर सुबह 12:14 पर बंद कर दिए जाएंगे। तो वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट 3 नवंबर को बंद किए जाएंगे। दिवाली और भाई दूज का त्योहार आने के बाद आमतौर पर ठंड बढ़ जाती है। ऐसे में चारों धामों के ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ ठंड और भी चरम सीमा पर रहती है। इन सभी धामों तक पहुँचने का रास्ता भी काफी कठिन है, जहाँ पहुँचना ठंड के समय और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है।
जैसे जैसे आप ऊंचाई पर पहुंचते हैं, उतनी ही ठंड की वजह से उतनी ही सांस लेने में दिक्कतें होने लगती हैं। वहीं सुविधाएं न मिलने की वजह से लोगों को मदद मिलने में भी परेशानी होती है। ठंड के समय इन जगहों पर भारी बर्फबारी भी रहती है, इसलिए इस समय पट यानी कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान 4 धामों के मुख्य मंदिरों के भक्तों का आना बंद हो जाता है, लेकिन इन धामों से जुड़ी आस्था और श्रद्धा कभी कम नहीं होती। भक्त शीतकाल में धामों के देवी देवताओं के शीतकालीन निवास स्थानों पर जाकर पूजन करते हैं। बद्रीनाथ के कमल नयन सिलौड़ी और उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कौसानी को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है और उत्तराखंड के साथ साथ देश विदेश के पर्यटक यहां पर आकर खूबसूरत वादियों का आनंद लेते हैं। कौसानी इन दिनों देशी विदेशी पर्यटकों से गुलजार है। त्योहार शुरू होते ही यहां सैलानियों का अंबार लग जाता है। यहां के खुशनुमा मौसम के चलते यहां के होटल कारोबारियों के चेहरे पर भी मुस्कान खिली हुई है। ये बारिश के बाद और निखरे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहलाने वाले कौसानी की तस्वीर है, जो इन दिनों देशी विदेशी पर्यटकों से गुलजार है। उत्तराखंड का खूबसूरत हिल स्टेशन कौसानी नवरात्र के दौरान देशी पर्यटकों से गुलजार रहा। 30 नवंबर से ही यहां होटल और रेस्टोरेंट में 50% बुकिंग थी और वहीं बारिश होने के बाद कौसानी के श्रृंगार में 4 चांद लगे हुए हैं। सैलानी यहां ठंडी हवा और सुबह की गुनगुनी धूप का आनंद लेने आते हैं। साफ मौसम में तो यहां से सूर्योदय के समय हिमालय दर्शन होते हैं। अच्छा फ्लो यहाँ पर पर्यटकों का करेगा और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी अच्छे पर्यटक आएंगे। उसके बाद गुजराती पर्यटक यहाँ पर पहुंचेंगे और मौसम भी बहुत अच्छा सुहाना हुआ है। हिमालय बहुत जो यहाँ पर हिमालय की जो श्रृंखला है बहुत अच्छी सुंदर यहाँ पर देखने को मिलती है और यही मौसम भी जो होता है कि जिसमें पूरी हिमालय की जो क्लियर बेल्ट हमें दिखती है, क्योंकि समर में जो है हिमालय में धुंध होने के कारण हिमालय नहीं दिख पाता, लेकिन अभी जो है क्लियर हिमालय यहाँ पर दिखता है। मौसम बहुत अच्छा सुहाना है, धूप भी बहुत अच्छी है, तो पर्यटकों के लिए सभी के लिए एक अच्छा मौसम यहाँ पर घूमने के लिए कौसानी के लिए बिल्कुल बहुत बढ़िया है। पर्यटकों को लुभाने के लिए यहाँ प्रकृति से सब कुछ न्यौछावर किया गया है। दीपावली के दौरान यहाँ घरेलू पर्यटक सबसे ज्यादा पहुँचते हैं। लगभग 20,000 से ज्यादा पर्यटक यहाँ अभी तक पहुँचे हैं और दिसंबर तक यहाँ यही आलम रहने वाला है। कौसानी की सुंदरता देखने के लिए विदेशी पर्यटकों का भी अंबार लगा है। जगदीश चंद्र पांडे, कौसानी, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लिए चलते हैं झीलों के शहर उदयपुर। उदयपुर में इन दिनों सैलानियों का तांता लगा है। वजह है अचानक हुई बारिश, जिससे उदयपुर की मशहूर फतेह झील लबालब भर गई है। झील के ओवरफ्लो होने के बाद इसके 4 गेट खोल दिए गए। फतेह सागर से पूरी रफ्तार से गिर रहा पानी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना है। इस नजारे को कैद करने के लिए दूर दूर से सैलानी आ रहे हैं और अपने कैमरा में कैद कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के लिहाज से हमारे देश का खान पान धरती पर सबसे बेस्ट है। हम जो कुछ भी खाते हैं उसका फायदा पृथ्वी को भी होता है। ऐसा दावा है स्विट्जरलैंड बेस्ट वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी कि WWF की लेटेस्ट लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट का। भारत के खान पान की तारीफ में क्या कहती है ये रिपोर्ट, जानने के लिए ये खास स्टोरी देखिए। की अब बात कर लेते हैं। देखिए, काशी के लोग इस वक्त राम भरत मिलाप के अद्भुत दृश्यों का आनंद ले रहे हैं। काशी में राम भरत मिलाप दशहरा के बाद होने वाला सबसे बड़ा त्योहार है। इस उत्सव में रविवार को लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुटे। माना जाता है कि भरत मिलाप का ये मंचन देखने के लिए श्रद्धालुओं को प्रभु श्री राम का आशीर्वाद जरूर मिलता है। ऐसे भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। वाराणसी के इस भरत मिलाप उत्सव की शुरुआत करीब 481 साल पहले हुई थी। तुलसीदास जी के समकालीन संत मेघा भगत ने इसकी शुरुआत की थी। चित्रकूट रामलीला समिति के इस ऐतिहासिक भरत मिलाप को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पहुंचते हैं। राम भरत मिलाप की ऐसी अनूठी झलक प्रयागराज में नजर आई। लाखों की भीड़ के बीच जब प्रभु श्री राम और भरत का मिलाप हुआ तो हर तरफ जय श्री राम का जयकारा गूंज उठा।
वाराणसी में नवरात्र और दशहरा के बाद भरत मिलाप का उत्सव मनाने की ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। शहर के नाटी इमली के मैदान में जब राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न का मिलाप होता है तो सभी की निगाहें इस अद्भुत दृश्य पर टिक जाती हैं। मान्यता है कि इस भरत मिलाप के मंचन के दौरान भगवान राम प्रकट होकर दर्शन देते हैं और भक्तों की सारी बाधाओं को हर लेते हैं। आस्था बढ़ती जा रही है और प्रभु राम के दर्शन वास्तविक रूप से होते आ रहे हैं। किन्हीं भी परिस्थितियां हों, इस राम और भरत के मिलन को किसी ने कोई भी प्राकृतिक या जो है मानवीय किसी भी अवरोध ने इसको नहीं रोक पाया। वाराणसी के इस भरत मिलाप उत्सव की शुरुआत करीब 481 साल पहले हुई थी। तुलसीदास जी के समकालीन संत मेघा भगत ने इसकी शुरुआत की। चित्रकूट रामलीला समिति के इस ऐतिहासिक भरत मिलाप को देखने के लिए दूर दूर से लोग काशी पहुंचते हैं। Here to India for about 2.5 months. Our friends said we should come here and see this festival because it's so special, so important in the Hindu world. And we saw it's like a show of the story last night in the big arena, and then we saw these guys. I'm amazed that these guys have been going since last night. We saw them start their journey. That seems so impressive. आनंद बहुत आता है, उसके मतलब कोई सीमा नहीं है, आनंद की सीमा नहीं है। यहाँ हम 8-10 सालों से आ रहे हैं और इसमें लगता है कि बिल्कुल भगवान का साक्षात मिलन हो रहा है। वो उस 1 सेकेंड या 1 मिनट के लिए भगवान जी का पूरा रूप आ जाता है। मैं भरत मिलाप देखने आई हूँ और ये मैं बचपन से हम लोग बनारस के हैं, तो ये यहाँ का ये सबसे पर्व महोत्सव है और ये आप खुद ही देखे होंगे, ये थोड़ी छोटी सी मूवमेंट के लिए लाखों की भीड़ होती है और इन लाखों में मैं भी एक हूँ और मुझे बहुत ही खुशी होती है कि मैं बनारस में हूँ और बनारस में ही भरत मिलाप है और नेक्स्ट अब हम इसका एंजॉय करेंगे देव दीपावली, जहाँ हम मिलेंगे। हर साल की तरह इस साल भी काशी नरेश हाथी पर सवार होकर प्रभु श्री राम के दर्शन करने पहुंचे। दशहरे के बाद दिवाली से पहले वाराणसी में ये सबसे बड़ा आयोजन होता है। बरसों से चली आ रही भरत मिलाप की इस परंपरा के साथ लोगों की अनंत आस्था जुड़ी हुई है और वक्त के साथ आस्था का ये रंग और गहराता जा रहा है। वाराणसी से रोशन जायसवाल, गुड न्यूज टुडे। खाने पीने की चीजों में मिलावट वो मर्ज है जिससे निजात आसान नहीं है। त्योहारों में खाने में मिलावट की शिकायतों का बढ़ जाना भी आम है। हमारे त्योहारों के रंग में मिलावट का जहर ना घुले, इसके लिए प्रशासन अलर्ट है। मिलावटखोरी की शिकायत पर एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर IIT BHU से आई है, जहां दूध की जांच करने की ऐसी तकनीक इजाद की गई है जिससे कोई घर बैठे दूध में मिलावट का पता लगा सकता है। इसके लिए IIT BHU ने बायो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाया है। इस डिवाइस को कोई भी घर बैठे दूध में मिलावट की जांच के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो कैसे काम करता है ये डिवाइस, आपको दिखाते हैं। देखने में ये डिवाइस भले ही छोटा है, लेकिन दूध में मिलावट के खिलाफ बेहद कारगर है। ये दावा है IIT BHU की इस टीम का, जिसने मिलावटी दूध में यूरिया की पहचान पता लगाने के लिए बायो इलेक्ट्रॉनिक नाम से ये डिवाइस बनाया है। इस बायो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की सफलता छिपी है तरबूज के बीजों में। दरअसल प्रोफेसर प्रांजल चंद्रा और प्रोफेसर अरविंद M कायस्थ की इस शोध टीम ने तरबूज के बीजों में यूरिया एंजाइम की खोज की है, जिसकी मदद से दूध के नमूनों में यूरिया की तेजी से और सटीक पहचान की जा सकती है। बेसिकली जो बीज होता है आपका ये तरबूजे के बीज के अंदर से लोगों ने कुछ रिपोर्ट किया था, कुछ बड़े इंपॉर्टेंट केमिकल्स होते हैं, तो हम लोगों ने उसको ट्राई किया और उसके अंदर से यूरियस एंजाइम एक निकाला। उसके यूरियस एंजाइम निकालने के बाद हमने सोचा कि इसको एक ऐसा कुछ बायो इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस डेवलप करें जिससे हमको यूरिया तुरंत से पता चल जाए दूध के अंदर। तो ये पूरा थॉट था। तो फिर इस दिशा में ये जो स्टूडेंट्स हैं डेफिका और प्रिंस, इन्होंने प्रयास किया और छोटी छोटी चिप्स आती है, इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रोड्स। तो उसमें उसको हम लोगों ने एक कॉन्जुगेशन केमिस्ट्री करके उसको इमोबिलाइज किया, मतलब सरल भाषा में जो यूरियस निकाला था उसको उस चिप्स के ऊपर हम लोगों ने फिक्स कर दिया
और फिर होता क्या है उसमें, जैसे जब भी यूरिया आएगा, अगर दूध के अंदर यूरिया किसी ने डाला है तो वो उससे रिएक्ट करेगा और एक रिएक्शन वहां पर होगा। रिएक्शन होने के बाद इलेक्ट्रॉन का कुछ डेंसिटी बढ़ेगा, मतलब सरल भाषा में, तो इलेक्ट्रॉन जहां पर है वहां पर करंट आएगी, तो इसीलिए इसको बायो इलेक्ट्रॉनिक चिप बोलते हैं। देखने में ये बायो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ग्लूकोमीटर जैसा ही है, जिसकी मदद से चंद सेकंड के भीतर दूध में मिलावट का पता लगाया जा सकता है। इस डिवाइस को बनाने वाली टीम ने बताया कि वो अब तक 100 से ज्यादा सैंपल पर इस डिवाइस को टेस्ट कर चुकी है, जिसमें ये सफल रहा है। गुड न्यूज टुडे की टीम के सामने भी इस टीम ने मिलावटी दूध के एक सैंपल को टेस्ट करके दिखाया और ये बताया कि ये डिवाइस कैसे काम करता है। एक बार इसका डेमो करके दिखाइए किस तरह से ये काम कर रहा है। ये जो सेंसर चिप है, इसका जो फैब्रिकेशन हम लोग करते हैं नैनो हाइब्रिड सिस्टम, ये बहुत सिंपल है। इस हम लोग ये इलेक्ट्रोड जो है इसके ऊपर में डाल के फिर और एंजाइम डाल के, ये जो हम लोग ने चिप दिखाया है यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग ने यूरेज डाल लिया है और फिर उसके बाद बस हम लोगों को मिल्क लेना है और वो भी बहुत कम क्वांटिटी में 10 माइक्रोलीटर्स में हो जाएगा। और दूध डालने के बाद इस चिप के ऊपर में ये जो हम लोग ने कनेक्ट किया है डिवाइस से, उसको रन करके फिर यहाँ पे रियल टाइम में आपको दिखेगा ये पीक, और ये जो पीक आ रहा है वो इंडिकेट कर रहा है कि मिल्क सैंपल में यूरिया है। प्रोफेसर प्रांजल चंद्रा और प्रोफेसर अरविंद की शोध टीम का दावा है कि उनका ये डिवाइस FSSAI और FDA जैसी संस्थाओं के मानकों को पूरा करता है और इस बायो सेंसर को पेटेंट भी मिल चुका है। इसका जो कंसंट्रेशन लेवल वो काफी नीचे भी है और बहुत आगे भी है, तो कहीं भी अगर कोई भी मॉलिक्यूल आता है यूरिया तो उसको पकड़ सकता है उसमें, और इसमें जो टाइम ऑफ डिटेक्शन है वो बहुत कम है। और जो प्राइस की बात करेंगे तो जैसे कॉमर्शियल यूरियाज आप यूज करेंगे और हमारा यूज करेंगे तो मेरे में अपस्केल बहुत ज्यादा है। तो इसका पूरा जो डिटेल स्टडी है वो इस लैब में और स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है BHU के अंदर प्रोफेसर कायस था, तो इन दोनों के मिक्स्ड प्रयास की वजह से है हम लोग के। तो ये सब पूरी चीजें हम लोगों ने किया है। इसमें जब हम लोग को इनिशियल रिजल्ट्स मिले तो हम लोगों ने सबसे पहले इसका पेटेंट फाइल कर दिया है। तो अभी जो करंट स्टेज है वो पेटेंट हम लोग का पब्लिश हो चुका है और पेटेंट फाइनल ग्रांट होने में सबको पता है कि 2 से 3 साल लगता है, लेकिन क्योंकि वो पब्लिश है, फाइल्ड है, तो उसकी IP हम लोग के पास है। IIT BHU ही इसके फाइलिंग पार्टनर है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि इसका जो पब्लिकेशन है वो ACS का एक काफी अच्छा जर्नल है, अप्लाइड बायोमटेरियल्स, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी जो अमेरिका से निकलता है, वहां पर इसका प्रकाशन हुआ है। तो मतलब इस तरीके का जो डेटा है या जो टेक्नोलॉजी है वो वैलिडेटेड है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अब संस्थान इस तकनीक को डेयरी इंडस्ट्री तक पहुंचाने की तैयारी में है ताकि दूध में मिलावट के बढ़ते कारोबार पर रोक लगाई जा सके। उम्मीद जताई जा रही है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले 1 साल में ये डिवाइस आम लोगों के लिए भी बाजार में उपलब्ध होगा, जिसे मोबाइल फोन से जोड़कर भी आसानी से दूध में यूरिया का पता लगाया जा सकेगा। वाराणसी से रोशन जायसवाल, गुड न्यूज टुडे। दिवाली पर प्रदूषण की आशंका को देखते हुए दिल्ली सरकार एक्शन मोड में आ गई है। दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी ने सभी तरह के पटाखों पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। इसके तहत 1 जनवरी 2025 तक आतिशबाजी पर पूरी तरह बैन रहेगा। यहां तक कि पटाखों के स्टोरेज और बिक्री पर भी बैन लगाया गया है। इसका मतलब यह है कि पटाखों का जलाना, स्टोरेज करना और बिक्री अब नहीं हो पाएगी। यहां तक कि पटाखों की खरीद बिक्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी नहीं होगी। दिल्ली सरकार क्यों अभी से अलर्ट मोड में आ गई है, अब जरा उसे भी समझिए। दिवाली आने में अभी वक्त है, लेकिन मौसम की हवा अभी से बदलने लगी है। रात के तापमान में गिरावट के साथ ठंड ने दस्तक देनी शुरू कर दी है, लेकिन इस ठंड के साथ अब हवा की हवा फिर से पतली हो रही है। दिल्ली NCR में एयर क्वालिटी इंडेक्स बुरी स्थिति में पहुंच चुका है। दशहरे से पहले 11 अक्टूबर को जहां दिल्ली का AQI 141 दर्ज किया गया था, वहीं 13 अक्टूबर को हवा की गुणवत्ता का सूचकांक 224 तक पहुंच चुका है। जाहिर है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में हवा के लिहाज से मुश्किल भरे हालात हो सकते हैं, लिहाजा दिल्ली सरकार अब अलर्ट मोड में आ गई है। सर्दियां दस्तक देने वाली हैं और इसी के साथ दिल्ली NCR के शहरों में हवा भी प्रदूषित होना शुरू हो चुकी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार एक दिन पहले राजधानी के ज्यादातर इलाकों में AQI का लेवल यानी
एयर क्वालिटी इंडेक्स 224 को पार कर गया, जो खराब स्थिति में आता है। इसके पीछे वजह बताई गई दशहरे के मौके पर हुई आतिशबाजी। लिहाजा हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से एंटी डस्ट कैंपेन को आज से और तेज करने की तैयारी है, ताकि हवा में प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके। विंटर एक्शन प्लान के माध्यम से हमारी कोशिश यही हो रही है कि कैसे, और क्योंकि सर्दियां जो बढ़ेंगी, मौसम प्रतिकूल होगा, तो प्रदूषण का स्तर और बढ़ता है, हवा रुक जाती है, बारिश बंद हो रही है, और जो टेम्परेचर डाउन होता है तो उसका असर दिल्ली पे पड़ता है। उसको कैसे कम किया जाए, इसीलिए हम तमाम विंटर एक्शन के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के शहरों में रहने वाले लोगों के लिए वायु प्रदूषण की समस्या नई नहीं है। हर साल सर्दियां आने के साथ ही वायु प्रदूषण बढ़ने लगता है। ऐसे में सरकारी एजेंसियां इस समस्या से निपटने के लिए अब पहले से ही एक्शन प्लान तैयार रखती हैं, जो प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाता है। इस बार दिल्ली सरकार प्रदूषण की ज्यादा गंभीर स्थिति होने पर आर्टिफिशियल रेन कराने पर भी विचार कर रही है। जैसे कई सारे एक्सपर्ट का कहना है कि जो दिल्ली में 200 दिनों के जो अच्छे दिन मिले हैं, उसमें बारिश का एक अहम रोल है। तो हमारा निवेदन है केंद्र सरकार से कि इमरजेंसी मेजर्स के रूप में आर्टिफिशियल रेन की तैयारी के लिए तुरंत बैठक बुलाएं, जिससे कि इमरजेंसी सिचुएशन में भी उसको और कंट्रोल किया जाए। सरकार की पूरी कोशिश है कि राजधानी दिल्ली की हवा में बढ़ते प्रदूषण के लेवल को कम किया जाए। इसके लिए दिल्ली सरकार अपने एंटी डस्ट कैंपेन के तहत बायो डिकम्पोजर का छिड़काव, पौधारोपण और पटाखों को लेकर जागरूकता जैसे कार्यक्रम भी आयोजित कर रही है। और तो और कंस्ट्रक्शन साइट्स की निगरानी भी की जा रही है, ताकि नियमों का उल्लंघन न होने पाए। इसी एंटी डस्ट कैंपेन के तहत नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।